डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक जो जीएस का है उसमें तो कड़ी जो चल ही रहा है। इसमें एक आपका 2000 प्लस प्रश्नों का है फुल डिस्कशन। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपका बीपीएससी का एडीओ का डेट एक्सटेंस अप्रैल में हो रहा है। फिर दरोगा का जो आ गया आपका मद निषेध का, या सब परीक्षाओं के लिए तो ऐसे तो आपको मिल ही रहा है जो अभी डिस्कशन हम कर रहे हैं। या ये तो इसके लिए एक आप लोगों से जुड़ने के लिए, या फिर ये कहें जो ये 2000 प्लस प्रश्न है वो ज़्यादा ही होगा, इसमें बिहार वगैरह और भी जोड़ेंगे। इसका फुल डिस्कशन है चारों ऑप्शन के साथ, और उसका मात्र हमने 99 रखा है। तो इसको फी तो नहीं कहें, मतलब बहुत तो बच्चे हमें जान भी रहे हैं हम इतने वर्षों से, लेकिन थोड़ा एक है जो मेरा अपना नया चैनल शुरू किया मात्र 1 महीना पहले से सब कुछ सेपरेट। तो ऐप्स पर तो मेरा टोटल जीएस करके सब दिया हुआ है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन या प्ले स्टोर पर सब है, देखिए। और एक दूसरे को समझने के लिए, समझना क्या है 99 तो आप एक दिन में ये कर देते हैं। या वो मान ले कि अभी तो कल से क्लास शुरू कर रहे हैं, 1-1 घंटा का जो है सो उसमें प्रश्न है जो अच्छे अच्छे प्रश्न है। अच्छे मीन्स ये नहीं ये देखने में अच्छा हो, जो एग्जाम में जनरल क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही देते हैं। जहाँ से एक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन कहिए, जहाँ से सफलता की जो एक क्या कहिएगा एक बॉर्डर जो कहते हैं, से अच्छे अच्छे प्रश्नों का हमने संग्रह किया है, उसका फुल एनालिसिस कंसेप्ट के साथ। तो हमें तो बहुत बच्चे जान भी रहे हैं, इतने वर्षों से इस दौर में हैं। जो लोग नए हैं तो आप तक हम कैसे पहुँचे, तो पहुँचने का माध्यम यही था। और दूसरा था जो नया चैनल था, उसमें आप लोग के थोड़ा जो लाइक सब्सक्राइब चाहे सहयोग करना है सो आप करते ही हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। तो उस कड़ी में अभी हमने 35-40 प्रश्नों का एक जो सेट बनाया है उसका तो डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो वो तो चलता रहेगा, आपका यूट्यूब पर ऐसे मिलता रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं है, कुछ में ये नहीं है। बहुत सारा जैसे आप साइंस का मैंने मिलता है, बायोलॉजी का मिलता है, ज्योग्राफी मिलता है, तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये कल से हम शुरू कर रहे हैं, तो आज ही था लेकिन कुछ बच्चे इसमें जुड़े हुए, जिसमें आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और देखिए जो आपके लिए कितना देखना क्या है। ये तो एक दिन में आप 99 कर, हम मतलब आपको 2-2.5 महीना अप्रैल तक जो है जब से शुरू हो रहा है उस दिन तक 1 घंटा 2 घंटा डेली कहने के लिए 2200-2000 क्वेश्चन है, उस समझ 8000 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और उसके लिए कुछ नहीं, और अपने शब्दों में हम कहते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे जुड़िए, कुछ नहीं है। अगर मान लिए कि 5-10 क्वेश्चन भी बेहतर कर लेते हैं, रिजल्ट तो वहीं पर निर्भर करता है, और बहुत कुछ इसमें मिलेगा। तो इससे आप हर हाल में जुड़िए, कुछ है नहीं 99 इसीलिए जोड़ने के लिए। नहीं तो ऐसे आपको फाउंडेशन जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, फाउंडेशन पढ़ना है तो मेरे टोटल जीएस का जो ऐप है उस पर सब दिया हुआ है प्ले स्टोर पर। 1 साल का कोर्स है, उसका भी नॉमिनल फीस है। उसमें भी हमने अलग अलग बांट दिया है। जो अगर मान लिया कि आपका साइंस कमज़ोर है तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, केवल ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी का मैप का भी अलग से बैच है वो भी पढ़ सकते हैं। तो लगभग सब चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स तो चल रहा है, 8-10 दिन से चल रहा है। शाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी 1 घंटा, तो जो आपको अच्छा लगे प्ले स्टोर पर सब है। और फाउंडेशन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो और बेहतर है। और नहीं, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, चाहे सोचते हैं जो इतना कम समय में, तो आप इसमें जो परीक्षा देना है आगामी परीक्षा बीपीएससी एडीओ है, दरोगा है, चाहे जो कुछ दे रहे हैं, जीएस तो ऐसा है कॉमन या पॉपुलर है, अभी सब्जेक्ट हो गया है, पार्ट हो गया है, जो हर एग्जाम में रहता है। और जीएस में भी एक ढंग के प्रश्नों का संग्रह है, और उसका एनालिसिस देंगे, जिससे आपको मैं समझता हूँ कि दिमाग खुलेगा और पढ़ने का एक जुनून भी पैदा होगा। जनरल तो ABCD आप लोग सेट फेट बनाते ही रहते हैं, उस पर आप करिए। तो उस कड़ी में ये तो कल से शुरू हो रहा है, आप लोग इससे जुड़िए हर हाल में। और इस कड़ी में जो अभी प्रश्नों का संग्रह है 35-40 का, वो आपको लगभग मिलता रहेगा। तो उस कड़ी में जो प्रश्न है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए आपके लिए, मैं समझता हूँ मेरे शब्दों में बहुत ही लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, कंसेप्ट वाला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और
कह रहा है कि कोई स्थान जो है 150 डब्लू, तो पढ़ने पढ़ाने का चीज़ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप समझ जाइए। ऐसे ही प्रश्नों का हमने संग्रह किया है जो 2100 है क्वेश्चन, उसमें हर सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि केवल ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सब कुछ का है। तो वैसे ही हर का लगभग 4-5, कहीं कहीं 7-8-10 भी हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो कोई स्थान अगर डब्लू पर है जहाँ पर एक बार कई बज रहे हैं, तो उसी समय इतना पर स्थित अवस्थित कोई स्थान और कौन सा दिन है, एक के साथ में आपको 2 कर दिए हैं। तो इसको ऐसे समझिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर आप जहाँ पर हैं तो राइट साइड का मतलब समय हमेशा आगे चलता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे पूरे विश्व को अगर हम बांटते हैं तो ये देख लीजिए जी, यही हमारे बोर्ड जो है से मेरा क्या है, ग्लोब है या ये है, तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर मतलब ग्रीनविच यही हो गया, जिसको GMT आप बोलते हैं। तो ये ख्याल रखिए कि इधर का समय हमेशा पॉजिटिव होगा और इधर का समय हमेशा निगेटिव होगा। अब कितना होगा, कितना पॉजिटिव कितने, यह निर्भर करेगा से GMT से 0 डिग्री देशांतर से कोई कितना पूरब है या फिर पश्चिम है। बेसिक कंसेप्ट यही है, स्केच करके समझा दिए हैं। अब बोल रहा है जो कोई स्थान 150 डिग्री डब्लू पर है, तो मान लीजिए कि ये तो समझने के लिए, अब हम दूसरा आपका जो प्रश्न है, तो मान लीजिए 150 डिग्री डब्लू है, ठीक है। तो यहाँ अवस्थित है जहाँ पर रविवार है, रविवार है। फिर कह रहा है शाम के 4 PM हो रहा है, 4 PM हो रहा है, तो उसी समय तो यहाँ पर फिर 150 पर आ जाइए, 150 डिग्री ई पर पूछ रहा है जो क्या, कौन सा समय और कौन सा दिन होगा। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर सब पढ़े होंगे। 1 डिग्री देशांतर का मतलब चाहे इधर ई हो चाहे डब्लू हो, 4 मिनट होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे, 4 मिनट होता है। अब 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बराबर होगा 1 घंटा, मतलब 60, तो मल्टीपल है, कुछ है नहीं। तो 150 है, समझ रहे, 150, तो 150 का मतलब 10 घंटा, समझ रहे ना। तो 150 डिग्री 150 डिग्री है, चाहे वो डब्लू हो चाहे ई हो, तो बराबर 10 घंटा होगा। अब कह रहा है जी इधर का समय चलता है, तो इधर में भी तो ये है, तो यहाँ पर 4 PM है, तो यहाँ GMT पर 0 डिग्री देशांतर पर आते आते इसका 4 घंटा इधर 10 घंटा और बढ़ गया, तो 4 से 10 घंटा हुआ, तो क्या होगा, यहीं आते आते आपका 2 AM हो जाता है इसका। और रविवार से तो क्या हो जाता है, सोमवार तो यहीं हो गया, समझ गए कि 150 डिग्री देशांतर पर 10 घंटा, यहाँ पर 4 PM हो रहा है, तो इधर का राइट हैंड हमेशा आगे चलता है, तो GMT मतलब 0 डिग्री देशांतर, तो इसमें 10 घंटा और जुट जाएगा, तो 4 शाम है या 10 घंटा और जुट गया, तो क्या हो गया 2 AM हो गया। सोमवार तो आपको यहीं हो गया, अब फिर इसमें 10 घंटा और जुट जाएगा, तो क्या होगा 2 AM के बाद 12 होना चाहिए, 12 नून, 10 घंटा और जुटा, और क्या होना चाहिए सोमवार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई है नहीं आंसर आपका, सोमवार के दोपहर के 12, तो देख रहे हैं सोमवार के 4 PM नहीं, रविवार तो होगा नहीं, सोमवार के रात ये, समझ रहे हैं ना, ये तो आंसर ये होगा। तो होना क्या चाहिए आंसर, तो सोमवार तो होगा ही, और होना क्या चाहिए था 12 नून, समझ रहे हैं ना। तो ये आप निकाल लीजिए, जो ऐसे पूरा प्रॉपर जैसे बनाया जाता है आपको बता दिया गया है, ऐसे प्रश्न जो है सो आप बना लेंगे। जो स्केच करके ही रूल है कि इतना ही जानिए, जो GMT से जितना पूरब जाएगा उधर समय मतलब आगे बढ़ेगा, GMT से जितना पश्चिम जाएगा घटेगा, लेकिन GMT से कितना आगे जाएगा पीछे जाएगा, यह इस पर निर्भर करेगा जो कोई पार्टिकुलर XY स्थान जो है GMT से कितना ईस्टवर्ड यानी पूरब है या फिर पश्चिम है, और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो पूछ रहा है जी 150 बराबर कितना हो 10 घंटा, तो किसी का 10 घंटा
पीछे चल रहा है किसी के, तो दोनों के बीच में क्या है 300 का अंतर है, तो 20 घंटा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यही ख्याल रखना, राइट हैंड दैट इज ईस्ट वार्ड, पूरब का समय हमेशा आगे चलता है, और वेस्ट वार्ड मैंने पश्चिम का समय हमेशा आगे पीछे चलेगा। लेकिन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि GMT दैट इज 0 डिग्री देशांतर से कोई पार्टिकुलर खास स्थान XYZ वहाँ लिखा रहेगा। जैसे जगह तो हम नहीं लिखे, सीधे XYZ लिख दिए हम, तो वह कितना ईस्ट वार्ड है या वेस्ट वार्ड है, यही रूल है। देखिए भारत के सीमा रेखा से लगने वाले, सीमा रेखा कर है एडजेसेंट टू इंडिया, नेबर ऑफ इंडिया नहीं, स्पष्ट एडजेसेंट टू इंडिया। इसकी संख्या जो है से 7 है, समझ रहे हैं ना, इसकी संख्या 7 है। अब भारत की सीमा रेखा जो लगता है लगभग 15,200 किलोमीटर लगता है, समझे। इस 7 में कौन कौन है आप जानते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और जो है अफगानिस्तान। सबसे अधिक लगता है 40-96, ये जो है से 107, सारा कुछ कर दिए। तो भारत की सीमा रेखा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी, तो 7। तो है कौन, तो बांग्लादेश। सब ये सबसे अधिक लगता है, टोटल जो है से 15,200 किलोमीटर लगभग इसका दूरी है। इसमें सबसे अधिक ये, सबसे ये दूसरे पर चीन है, 34-88 है, 33 ये है। तो ये सब तो बहुत कुछ है, क्वेश्चन में कितना किया जाए। वायुमंडल का कौन सा तल परिवर्तन, परिवर्तन मंडल जो है सो क्षोभ मंडल कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। इसलिए कि यहाँ की वायु गर्भ में हल्की होकर ऊपर उठती है, जिस कारण इसको परिवर्तन मंडल, इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसी में सारी मौसमी घटनाएं, सारा क्वेश्चन बोल देते हैं, मौसमी घटनाएं संपन्न होती है, माने वेदरिक फेनोमेना। समझ गए, सारा कुछ है। महासागरीय जल की समान लवणता 35% होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है, मैं ये होना चाहिए, ऐसे तो आप लोग नहीं पकड़िएगा, तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है ना। तो महासागरीय जल की लवणता जो होती है प्रतिशत में मापी जाती है, लेकिन प्रतिशत का अर्थ होता है 100 इकाई, 100 इकाई में नहीं 1000 इकाई में मापी जाती है, समझे ना। 35% का मतलब है कि 1000 ग्राम महासागरीय जल में 35 ग्राम विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए हैं, ठीक है। और लवणता प्रतिशत में मापी जाती है, लेकिन सारा चीज स्पष्ट, लेकिन 100 इकाई में 9 माप कर 1000 इकाई में मापते हैं। इसीलिए डिनोमिनेटर में सब जगह एक होना चाहिए। तो इतना तो माइन्यूट चीज़ है, लेकिन मेरा काम है बीइंग ए टीचर, मैंने आपको बता दिए जो यानी होना चाहिए। 35 होती है। इसका मतलब क्या होता है,
तो 1000 ग्राम महासागरीय जल में लवणता एक प्रकार का सांद्रण या घनत्व है, लेकिन वास्तव में न सांद्रण है घनत्व है, बल्कि महासागरीय जल में घुले हुए लवणों का एक अनुपात है जो प्रतिशत में मापी जाती है। लेकिन प्रतिशत का तात्पर्य 100 इकाई 100 इकाई होता है, लेकिन 100 इकाई में न माप कर ये 1000 इकाई में मापी जाती है। इसीलिए डिनोमिनेटर नीचा में मतलब 1 0 और भी बढ़ा के लिखा जाता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, चाहे जो उतना माइन्यूट चीज़ है, मेरा काम था बोल देना। डॉगर बैंक ग्रैंड बैंक क्या है? मत्स्य का क्षेत्र है, ठीक है ना। डॉगर बैंक जो है से एन अमेरिका का है, एन अमेरिका प्लस कनाडा का है, समझे, है नॉर्थ अटलांटिक में, हो गया। ये डॉगर बैंक जो है से उत्तरी सागर में, यूरोप का है, सारा कर दिए, यूरोप का है, ये यूरोप का उत्तरी सागर नॉर्थ सी में। ये सब देखने का है, पढ़ने का है। मत्स्य यहाँ क्यों मिलते हैं? जो मत्स्य यहाँ का ऑप्टिमम सैलिनिटी होती है, समझे, समान लवणता होती है, लवणता न अधिक न बहुत कम। तो लवणता जैसे पढ़ेंगे तो महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ बढ़ते जाती है। तो विश्व के जितने सारे मत्स्य के क्षेत्र हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है। एक भी और भी चीज़ बोल देते हैं, ये मत्स्य का क्षेत्र जो होता है महाद्वीपीय मग्न तट पर होता है। महाद्वीपीय तट जिसको छिछला भाग कहते हैं, छिछला भाग, समझे, जिसकी गहराई अधिक से अधिक 200 मीटर तक होती है। सारा कुछ कर दिए हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है? नहीं। तेल का निष्कासन का क्षेत्र? नहीं। मत्स्य का प्रतिशत सबसे बड़ा गहरा गर्त? नहीं। तो इसका ये आंसर होगा। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक कौन सी धातु पूछता है? धातु, समझ रहे हैं ना। तो सबसे धातु ये है। तो भू प्रॉपर्टी पर जो होता है, भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्व, तो 1 नंबर में जो तत्व लिखा हुआ है ऑक्सीजन 46.6% होता है, सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन नहीं लिखा हुआ है, सिलिकॉन जो है 27.7% होता है, एल्यूमिनियम 8.1% होता है। इसके बाद में आयरन है 5%। ऐसे तो धातु जो है से ए भी है, ठीक है, ए भी है, ए भी है। तो पूछ रहा है ये कौन, तो ये भी धातु है लेकिन 5% है। कैल्शियम जो है तो बहुत कम प्रतिशत है। ऑक्सीजन तो अधातु है, समझे। क्वेश्चन सब जो है से ढंग का सेट किया हुआ है और उद्देश्य है केवल एबीसी नहीं, मैंने एक साथ आप 4 5 या जहाँ का जो चीज़ है वो कंसेप्ट से आप सीखिए। ये ना पूछा कुछ और पूछेगा। वायु के सर्वाधिक अनुपात में, तो वायु के संघटन में क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ एयर, आप जानते हैं। पहला में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 78%। दूसरे में क्या होता है? ऑक्सीजन नियर अबाउट 20.98। इसके बाद में आर्गन होता है। चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। इसी से मिला लीजिए। तो वायु के संघटकों में सर्वाधिक अनुपात में, तो सर्वाधिक अनुपात में तो आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद रहता तो ये होता, ये होता। ये पूछ रहा है भारतीय मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ कौन होती है? तो यहाँ जो ऑप्शन है ये होना चाहिए,
ठीक है ना। तो अगर इसके जगह अगर रहता, ये रहता जलोढ़, समझे, तो भारतीय मिट्टियों में सबसे ज्यादा जलोढ़। तो जलोढ़ का 2 भाग होता है, जैसे खादर और बांगर। खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है, इसको पुरानी जलोढ़। समझ रहे हैं ना। तो सर्वाधिक जो है, तो अगर ये रहता तो भी ये होता, ये नहीं रहता तो और भी होता। तो सर्वाधिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सॉइल मोर एंड मोर फर्टाइल, तो आपको एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तब उस समय आपको जलोढ़ मानते। लेकिन जलोढ़ नहीं देके खादर और बांगर दोनों दिया हुआ है, तो इसी को ये कहता है। खादर अधिक उपजाऊ होता है, समझ गए। अब बांगर कम उपजाऊ। इसमें खादर बांगर में इससे तो ज्यादा है ही, काली या लाल से तो है ही, ख्याल रखना है। भारत का क्षेत्रफल बिल कितना प्रतिशत है? 2.4% के बराबर। ये है कितना? 3287263 वर्ग किलोमीटर। कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है इतना है, अब इसके क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.4% के। लेकिन वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, अभी तो वही ना है, भारत की कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या में इसका योगदान जो है 17.5%। सारा चीज स्पष्ट कर दिए। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व पर कौन सा स्थान है? कोई नहीं। विश्व स्तर पर स्थान जो इसका 7वां है, समझ गए। 7वां है। तो सबसे ऊपर जो है से रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर यूएसए है, चौथे पर जो है से चीन है, 5वें पर ब्राज़ील है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पर हम लोग हैं और 8वें पर अर्जेंटीना है। तो होना क्या चाहिए था? यहाँ तो लिखे दिए 7वां। आज जो क्षेत्रफल है लिखे 3287263 वर्ग किलोमीटर, समझे। अब इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो है से रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे में यूएसए है, 19 के बाद आ गया है। पहले तो चाइना था, चौथे नंबर पर चीन है, 5वें पर ब्राज़ील है, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, 6ठे पर, 7वें पर हम लोग, सबसे नीचे जो है अर्जेंटीना, सबसे नीचे नहीं 8वें पर जो है देवप्रयाग। उत्तरा कौन सी नदियाँ मिलती है? अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है ना। तो गंगा नदी अपने उद्गम क्षेत्र में भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में, जब देवप्रयाग, देव लिखिए दिए उत्तराखंड, जब देवप्रयाग में आकर किससे अलकनंदा से मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा, मतलब
ये मिलके गंगा हो गया। समझ रहे हैं ना? ये जो है पिंडार है, अलकनंदा है, तो कंफ्यूज कराने के लिए आपको दिया गया है। भारतीय केंद्र शासित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, ठीक है। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे रहेगा। द्वीप समूह हो गया, मतलब बंगाल की खाड़ी, हो गया। लेकिन वास्तव में जो है अंडमान द्वीप पर है, हो गया। ये जो है सक्रिय है, ये जो है सुषुप्त है, ख्याल रखना। इतना तो इटली में है, समझ रहे। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का, ये भी जो है इटली में है, भूमध्य सागर का। इसको प्रकाश स्तंभ क्या क्या बोले, सारा चीज इसमें किया हुआ है आपका। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, यहाँ दिया हुआ है डोडा बेटा, डोडा बेटा है, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। समझ गए? माने नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च, लेकिन दक्षिणी भारत की मतलब दूसरी सर्वोच्च। तो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ये दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुड्डी। ये अभी 3 पर्वत श्रेणियों का मिलन है। एक क्वेश्चन में कितना बोला जाए, आप इन लोग को हौच पच हो जाएगा। इतिहास आ गया। व्यापकत नीति के लिए कौन गवर्नर? डलहौजी, 1848 से 56। व्यापकत नीति है तो जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसके संपत्ति को सरकार जो है कन्फिस्केट कर लेती थी, अपने में मतलब ले लेती थी। यही व्यापकत नीति है। समझ गए? लॉर्ड लिटन कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लिटन जो है से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए, लॉर्ड हार्डिंग जो है से द्वितीय काल में जो है से स्थानांतरण हुआ कलकत्ता से दिल्ली। तो सब पढ़ने का चीज़ है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना, समझे? मुख्य उद्देश्य था। और संविधान सभा का गठन काहे के लिए? संविधान निर्माण के लिए, समझे? 1942 में आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1941 में गांधी इरविन समझौता हुआ है और यह 3 सदस्यीय था। पैथिक लॉन्ड्रेस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो था 3 सदस्यीय था, जिसका नेतृत्व पैथिक एबी अलेक्जेंडर ये सब थे। किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? तो गांधी जी ने नहीं किया था तो गांधी जी तो भारत छोड़ो आंदोलन डू एंड डाई करवे करते हैं। 1942 सविनय अवज्ञा 1930 से लेके ये 33 तक चलता है। असहयोग आंदोलन 1920 से लेके 22 तक चलता है। और स्वदेशी जो था 1905 थे, जिसको बंगाल विभाजन कहते हैं। तो इस समय तो देश से बाहर थे, समझ गए?
तो इसका वो नेतृत्व नहीं किए थे। समझ गए? अठारह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल भी ये भी था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ही है। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आया चाहे लाया गया, जिसके तहत ही जो कल तक गवर्नर जनरल था वह अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय जो है से अंग्रेजी शब्द है। वायसराय का अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन्स। मतलब 1857 के विद्रोह के जो सारे कारक थे या कारण थे, तो 1858 का अधिनियम लाया गया इसीलिए कि भारत में कोई भी जो स्टेट या कंपनी है अनड्यू एक्टिविटी करेगी, ऐसा भी कोई गलती करेगी, तो उसके लिए अब कंपनी जिम्मेवार न हो के खुद क्राउन जिम्मेवार होगा। तो वही व्यक्ति है जो लॉर्ड कैनिंग जो है से भारत का अंतिम क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल हो रहा है। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब 1857 के पूछा भी तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल है, तो वही तो। लेकिन जब 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1858 का अधिनियम आता है, तो अब जो है सारी शक्तियाँ जो है चाहे जो भी कुछ भी अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में करती है, तो उसके लिए अब वो कंपनी जिम्मेदार न होकर वहाँ के क्राउन मतलब महारानी जिम्मेदार होगी। तो इसीलिए कहा जाता है वायसराय अंग्रेजी शब्द है। तो अब यहाँ पर वो लॉर्ड कैनिंग जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि नहीं है, वहाँ के क्राउन मतलब महारानी का वो प्रतिनिधि है। तब वायसराय का ही मतलब होता है। तब इसी तो ऐसा तो हम एक और भी आपका क्लास लिए हैं जिसमें पढ़ाए हुए हैं, जो पहला सेट है उसमें किए हैं कि बंगाल का गवर्नर कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला कौन गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर तो विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो माने लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन, तो जो मुँह पर ना आ रहा है तो जो है। फिर भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, समझ रहे हैं ना, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर भारतीय कौन था, सी राजा गोपाल। तो सब गुत्थी सुलझाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। सब अलग अलग बात है, समझते हैं सब तो ठीक है। तो यहाँ पर जो वही 1857 गवर्नर जनरल कौन था, तो वही कैनिंग है। आगे जाकर लिखिए दिए 1857 के विद्रोह में जो हुआ था 1858 के, तो वही व्यक्ति अब जो है वो गवर्नर जनरल न कहा जाके अब वायसराय का। वायसराय क्या मतलब है आपको लिख दिए। ये तो आप लोग जानते हैं। अधिकार है या कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। समझ रही, तो कुछ है नहीं बोलने का है तो इसमें है नहीं। किसे भारतीय पुनर्जागरण को, राजा राम मोहन राय के। सती प्रथा भारत में इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। विलियम बेंटिक के काल में 1829 में क्या क्या बोले, सब कुछ तो करिए दिए। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और किसके बीच में,
यही जो है हल्दी घाटी है कहाँ से, अब जानते हैं, मेवाड़ मतलब राजस्थान में है। ये राणा प्रताप मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के शासक। ये तो बक्सर का युद्ध हुआ है। इसमें तो कुछ है नहीं इसमें। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन मुहम्मद तुल कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का था। मोरक्को है कहाँ? तो ये NW अफ्रीका, मतलब उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महादेश में मोरक्को है इब्न बतूता। ठीक है, ये जो है से रेहला लिखता है सारा कुछ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज तुगलक आते हैं। तुगलक वंश का या फिर कहे सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विद्वान या जो कहते हैं मोहम्मद, इसका सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार था। लेकिन कौन? देवना प्रियदर्शी जो है अशोक। अशोक कौन है? मौर्य वंश का तीसरा शासक है। इसी के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। इसी में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। इसके बाद आता है बिंदुसार तो आ ही गया, ठीक ही है। ठीक है, अजात शत्रु जो है से हर्यक वंश का है। समझे? यहाँ बिंदुसार है, वहाँ पर बिंबिसार मिला होगा। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, उसका पुत्र अजात शत्रु, उसका जो उत्तराधिकारी उदयन। समझ गए ना? और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी है पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार के बाद जो है से अशोक आता है। तो देव नाम, देवों का प्रिय, देव नाम प्रिय अशोक। सारा चीज़ जो है आपके जो संभव है सब चीज़ लिख दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात समकालीन किस विद्या केंद्र के थे? तो तक्षशिला। तक्षशिला है कहाँ? पाकिस्तान में है। समझे? विक्रमशिला, ये विक्रमशिला जो है से ये भी बौद्ध धर्म का है, लेकिन वज्रयान शाखा है। वज्रयान शाखा, इसका स्थापना जो किया था पाल शासक धर्मपाल। ये नालंदा वाला जो है ये महायान शाखा है। क्या बोला जाए? ये गुप्त शासक कुमारगुप्त। सारा कुछ एक साथ कर दिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। दूसरा क्वेश्चन यही आएगा, तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? सूर्य जिसको कहते हैं, सूर्य को समर्पित होता है। इसी को दूसरे रूप में सविता मतलब सूर्य को समर्पित। ओम भूर्भुवः जो बोलते हैं सूर्य को समर्पित है। और गायत्री मंत्र जो है से ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में
जिसे तीसरे मंडल से लिया गया है। 2 से 7 सबसे पुराना है, 10वां जो है सबसे नया है। समझ रहे हैं ना, सारा पढ़ना तो पड़ेगा। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो ये तो लिखिए दिए गांधी इरविन से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, तभी बोले हैं ना। रॉलटेक तो आता है 1919 में, असहयोग 1920 से 22 तक चलता है, भारत छोड़ो 1942 है, सविनय अवज्ञा 1930 से 33 तक चलता है। समझे, यही गांधी इरविन समझौता के तहत ही गांधी INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन तो कब 1931 में भाग लेने लंदन गए थे। तो यही गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन गांधी जी गया जब, फिर वहाँ से कोई बात न बनी तो लौट के आया, तो फिर ये शुरू, तो इसीलिए 1930 से शुरू हुआ 33 तक चला। इसी में जिसको सविनय अवज्ञा जिसको कहते हैं नमक कानून तोड़ना, नमक कानून को तोड़ना माने अपने बनाना। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, अभी तो चर्चा किए थे, कैबिनेट मिशन के 1946 3 सदस्यीय प्रतिनिधि आया था। संविधान सभा किसके लिए, भारत के भावी संविधान निर्माण के लिए, समझे। और किसके तहत, तो कैबिनेट मिशन 1946 में है, तो पीछे भी आए, हम भी फिल कर लिए हैं। भारतीय संविधान की समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता 42वां 1976 42वां संविधान को ही लघु संविधान कहा जाता है, समझे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां संविधान जो है 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। बनाया गया जिससे फंडामेंटल राइट की संख्या जो थी 7 से घटकर 6 हो गई। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत वोटिंग राइट जो है अनुच्छेद 326 है, तो अटपटंग आपके लिए होगा, मतलब क्या इसको वोट करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, बहुत कुछ हो गया, सारा चीज तो वहीं गया, बहुत कुछ क्या हो गया, सारा आंसर आपको दे दिए। मूल संविधान मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, एक भी नहीं। ठीक है, एक भी नहीं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में फॉर्मर USSR, जिसको आप रसिया भी बोल सकते हैं, से लिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में एक भी नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10
मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। समझे? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51A में है। सारा चीज जितना पूछ रहा है सारा चीज एक साथ कर दिया। अब देखिए बायोलॉजी का उस योग को क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता है। समझे? तो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जिसको हिंदी में आप लोग क्या सब लोग गुणसूत्र कहते हैं, तो इसका 2 भाग होता है, ऑटोजोम्स इधर सेक्स क्रोमोजोम। समझे? सेक्स क्रोमोजोम जिसको ऑटोजोम्स हेट्रोजोम्स भी कहता। ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम। तो ये पूछ रहा है जो कौन, मतलब ये भाग नहीं लेता है। तो ये जो होता है 22 पेयर्स होता है, मतलब 44 हो गया। और 44 इधर जो 46 होता है, तो इसमें क्या हो गया, एक्स होगा, एक्स महिला में होगा, ये वाई होगा। तो यही सेक्स क्रोमोजोम है। तो इसमें जो है 44 जो है से एक सेक्स है, और इसमें जो है हम लोग मेल में जो होता है एक्स, मतलब 45वां तो एक्स है, 46वां जो है सो क्या है, वाई है। तो वैसा जो लिंग के निर्धारण में भाग नहीं लेता है उसको लिखा हुआ ऑटोजोम्स, और जो लिंग के निर्धारण में भाग लेता है उसको सेक्स क्रोमोजोम्स। समझे? तो चाहे हेट्रोजोम्स भी कह सकते हैं सेम। तो ऑटोजोम्स जो होता है वो एक समान होता है, मैंने सब में मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें 22 जोड़ा मतलब एक सेक्स ही होता है। और 23वां जोड़ा जो होता है उसमें लिंग का निर्धारण होता है। 23वां में क्या होता है, पुरुष में जो होता है एक्स वाई होता है, महिला में एक सेक्स है। तो एक से पुरुष का अगर एक से महिला के एक्स मिला तो जो होने वाला जो चाइल्ड होगा, सी मस्ट बी ए गर्ल, मतलब वो क्या हो, लड़की होगी। और वाई से मिलता है तो वह लड़का होगा। तो इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है से फादर का जो क्रोमोजोम गुणसूत्र जो वह मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। समझा? गुणसूत्र पर ही जीन होता है। गुणसूत्र एक्ट एज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक क्या उसको कहें, ट्रेट्स, मतलब माता पिता के बच्चे, माता पिता के गुण बच्चे तक जो है वह गुणसूत्र द्वारा ही जाते हैं, और वाहक जो है से जीन होता है। समझे? तो गुणसूत्र एक्ट एज ए क्या उसको कहेंगे, वेहिकल। वेहिकल मतलब वो क्या हिंदी में उसको बोले, एक तरह के वो परिवहन का साधन है, और उस पर सवार जो होता है वो जीन होता है। किसको ढो के ले जाता है, जीन को। तो जीन जो है से आनुवंशिक गुणों का इकाई है। तो हमारा आपका गुण जो है से बच्चे तक जाएगा, चाहे आपके हम में जो अपने माता पिता का गुण है वो गुणसूत्र द्वारा आया। समझे? और लाने वाला जो है वो वाहक है गुणसूत्र, और लाया क्या, जीन। तो जीन जो है से एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर, माने क्या इसको ट्रेट कहिए, जेनेटिक मानो आनुवंशिक गुण को ढोने वाला गुणसूत्र है। गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह ह्यूमन बीइंग में 23 जोड़ा होता है। इसकी कुल संख्या क्या होता है, 46 है, जिसमें 22 जोड़ा होता है ऑटोजोम्स कॉमन है, और 46वां जोड़ा जो 23वां जोड़ा जो होता है वह सेक्स क्रोमोजोम है, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। तो वही पूछ रहा है आपसे। शैवाल तथा कवक के सम्मिलित रूप से क्या कहा जाए, संबंध को जो है सहजीविता, सिम्बायोसिस। समझे? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस में जिसको दूसरे शब्द में म्यूचुअली, व्हेन टू पार्टनर्स लिव टुगेदर बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। जब एक से अधिक लोग एक साथ रहते हों, जो प्राणी रहते हैं, इसमें एक दूसरे से जब लाभान्वित होते हैं तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं।
जिसमें एक जो है से दूसरे से लाभान्वित होता है, दूसरे को हानि होती है, तो उसको पैरासिटिज्म बोला जाता है, पैरासिटिज्म। ये जो है से कॉमेंसलिज्म है। When two partners live together, one benefited, other not harm। मतलब जब एक से अधिक प्राणी एक साथ रहते हैं तो जिसमें से एक को लाभ हो दूसरे को हानि हो, तो क्या होगा? ये हानि होगा, वो क्या हो? परजीवी हो, दूसरे पर वो आश्रित है, पैरासिटिज्म है। जब एक से अधिक प्राणी एक साथ रहते हों, एग्जाम्पल यहाँ दूसरा चीज़ है, तो रहते हों तो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म, चाहे सिम्बायोटिक, बोथ आर बेनिफिटेड टू, एक दूसरे से मतलब लाभान्वित होते हैं। और तीसरा जो है से कॉमेंसलिज्म है कि वेन टू पार्टनर्स लिव टुगेदर, वन बेनिफिट अदर नॉट हार्म, यानी एक को लाभ होता है लेकिन उससे दूसरे को कोई हानि नहीं होती है, तो उसको कॉमेंसलिज्म कहते हैं। तो हम लोग जो स्टूडेंट यूजुअली जो लॉज में हॉस्टल में रहते हैं, दो बच्चे मिल के अगर रूम शेयर करते हैं, रेंट देते हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म, बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। लेकिन उसी में जो है से एक ऐसे परिवार का बच्चा है जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो पूरा रूम भी लेके, फ्लैट लेके भी रह, लेकिन उसी का कोई मित्र है जिसको रेंट देने के लिए नहीं है, तो कह रहा है हम तो भाई रेंट दे ही रहे हैं, हम तो, तू रहो चाहे ना रहो तो हम रह लेते हैं। तो उससे क्या होता है? एक को लाभ तो हो जाता है लेकिन उसको कोई हानि नहीं हो, तो रेंट पूरा दे ही रहे, दैट इज कॉमेंसलिज्म। तो यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ शैवाल और कवक, समझ रहे हैं ना? तो इसमें जो है से एक अलगी है, एक फंजाई है, मतलब कवक है। तो ये जो भोजन बनाता है, भोजन के कारक जो है, जो चीज़ को देता है, नमी या आर्द्रता देता है, तो कवक नहीं रहेगा तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा ना। और जब शैवाल भोजन नहीं बनाएगा तो भोजन जिंदा कैसे रहेगा? तो ये दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसमें एक शैवाल है और दूसरा जो है फंजाई है, जिसको आप फफूंदी बोलते हैं। तो शैवाल जो है से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है से भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है उसको आवश्यक चीज़ वो कवक प्रदान करता है। तो दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। इसी को जो आप शैवाल और कवक जो कहते हैं, ये बोलते हैं शैवाल प्लस कवक का सम्मिलित रूप जो होता है, जिसको लाइकेन कहते हैं। यहाँ से जो पूछेगा सारा चीज एक साथ कर दिया गया। पुरुष बंध्याकरण क्या है? पुरुष बंध्याकरण क्या है? वेस्टेकॉमी है, ठीक है ना, भाषा डिफरेंस को। ये जो है से महिला नसबंदी है, इसमें जो है फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, जिसको डिम्बानी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को बेंड कर दिया जाता है, समझे? इसमें भाषा डिफरेंसेज को बांध दिया जाता है। इसको इधर पुरुष बंध्याकरण आपका ये हो गया, ये महिला बंध्याकरण हो गया, ये मेनार्की हो गया, जिसको मासिक स्राव का शुरू होना जिसको कहते हैं। महिलाओं में मासिक स्राव का आरंभ होना, समझे? दैट इज ऑनसेट ऑफ पीरियोडिकल ब्लीडिंग, समझे? महिला का जो, चाहे लड़कियों का जो 10 से 16 में जो होता है, जिसको मासिक मेनार्की है। ये मेनोपॉज जो होता है, मासिक स्राव का बंद हो जाना, रुक जाना नहीं, बंद हो जाना। तो जब होगा तो महिलाओं ही होगा, महिलाओं के मासिक स्राव, दैट इज MC का रुक जाना, बंद होना नहीं, बंद होना रुक जाना दोनों दो चीज है। MC का
मासिक स्राव का बंद होना, समझे, माने एक एज के बाद। तो दैट इज, इसको ऐसे भी कहते हैं अरेस्ट ऑफ पीरियोडिकल ब्लीडिंग, समझे। 1:50 के बाद जो है से अभी तो ऐसा डाइट चाहे ऐसा जो सेंसिटिव भी शरीर में ज़्यादा भी चलता है, लेकिन यूजुअली जो देखा जाता है 50 के बाद, 55 के बाद जो है से ये बंद हो जाता है। सारा चीज़ में कर दिया गया है आपका। किस अवधि में स्त्रियों के गर्भ धारण, दैट इज कंसीविंग, की संभावना सबसे अधिक होती है। ये तो व्यवहारिक चीज़ है। मासिक स्राव के साथ नहीं, किसी भी दिन नहीं, मास से तुरंत बाद। तो ओवुलेशन जो है से होते रहता है, तो ओवुलेशन इसी पीरियड में होता है। तो इसी को अगर आप कंट्रासेप्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, जैसे गर्भ निरोधक कोई कदम, वाइफ हस्बैंड, चाहे जो बच्चे नहीं चाहते हैं, कपल जो दंपति नहीं चाहते हैं बच्चे, और कोई कंट्रासेप्टिव जिसका दूरगामी बुरा बैड इम्पैक्ट होता है ना, बार बार मतलब कंटा से गर्भ निरोध लेके तो फिर उसको गर्भ धारण करने में महिलाओं को दिक्कत होती है। तो अगर उससे बचना चाहते हैं, उतना संयम है, तो कोहैबिलेशन जो है से इसको शारीरिक संबंध बनाना जो है इस पीरियड में अपना आप बनाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने की बहुत संभावना कम रहती है। और बिना गर्भ निरोधक आप कोई पिल्स, जिसको आप टैबलेट कहते हैं, जो कैप्सूल कहते हैं, लेके भी आप बच्चे के जन्म में आप अंतराल पैदा कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस आइए, तो ये तो हो गया। अधिकतम कितना होगा, तो ये 8 होगा, ठीक है ना। ऐसे अधिकतम तो पूछ रहा है, तो होना चाहिए 2n² में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन particular orbit that is determined by 2n², where n is the number of orbit। तो n के 2n² से तो होना चाहिए कुछ और। तो ये हम आगे का चीज़ में हो गया, पढ़ा दे रहे हैं कि 2n² से निर्धारण किया जाता है। 2n² से जो तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन यहाँ जो है से थर्ड ऑर्बिट में तो क्या होगा, 2 × 3, तो कितना होना चाहिए, 18। तो यहाँ तो ऑप्शन 18 नहीं है, तो 18 तभी रहेंगे जब अगला ऑर्बिट में कुछ अंथा 8 रहते हैं। तो ये तो थोड़ा अटपटंग चीज़ हो गया है, प्योर केमिस्ट्री है, क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो बोर बोरी का जब स्कीम पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट दैट इज डिटरमाइंड बाय 2n², मतलब किसी तत्व के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण 2n² से किया जाता है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, जहाँ n जो है से नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कक्षा की संख्या है, तो थर्ड ऑर्बिट तो 18 होना चाहिए। लेकिन बोरबरी पहला रूल है, बोरबरी का दूसरा स्कीम कहता है जे तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे, तो चौथे ऑर्बिट में कुछ हो, अन्यथा 18 की जगह 8 रहेंगे। तो ये तो थोड़ा कंसेप्ट का चीज़ है, प्योर केमिस्ट्री हो गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपका आंसर ये होगा। बोल दिए, पढ़ना तो है ही, लेकिन ढंग के जो कमीशन आप देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन सब रहता है थोड़ा ढंग का रहता है, जनरल तो जो होता है। फिर वही इसी से क्वेश्चन है कि जेड का मान ये है, तो इसमें संयोजकता है, तो जेड का मान ये है तो इसका मतलब ये कैल्शियम है, समझे ना। जेड है, जेड का मतलब पी है, पी का मतलब ई है, और ऊपर जो है से 40 है, 40 का मतलब है ये ए है, P+N है, ये मतलब कैल्शियम है। तो कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। कैल्शियम 20 है, 40 है, तो ऐसे लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सबसे बाहरी कक्षा जो है से यही है। इसके लिए आप बनाइएगा ये, यहाँ पर ये बनाइएगा, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 2 8 8 और 2। तो संयोजकता जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट दैट इज टर्म्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसकी संख्या जो है से 2 है,
तो वो कैल्शियम होगा ही। न्यूक्लियॉन्स उसी का तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। न्यूक्लियस जो होता है तो किसी भी तत्व के लिए ये जो है से आपका केंद्रक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है चाहे जो ऑर्बिट है, समझे। तो केंद्रक में जो होता है इसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में P+N है, P+N को ही P+N इज इक्वल न्यूक्लियॉन्स। देख लीजिए P+N, P+E है P+N। तो किसी तत्व में केंद्रक होता है, केंद्रक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यही था 35 प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह आपको एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन आप लोग को मिलते रहेगा। ये ऐसे ही यूट्यूब पर, इसका कोई चार्ज नहीं है। और थोड़ा बार बार वही बोलेंगे जो हमारा नया चैनल शुरू हुआ है, इसमें आप लोग जो कर सकते हैं सहयोग कीजिए, लाइक सब्सक्राइब। और ये तो जुड़ने के लिए, आपके बीच पहुंचने के लिए, आपको अच्छा कराने के लिए हम अभी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जितना सहयोग करें, हमको भी एक लगेगा जो आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, और आप भी हम लिए कुछ थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। सोचना क्या है। और 99 वाला में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो 2 महीना का 2.5 महीना वो अप्रैल तक चलेगा। उसमें 2100, 2200, 2300 कर देंगे। और सारे प्रश्नों का एक ABC नहीं, सारों का एक्सप्लेनेशन तो 10,000 का, कुछ छूटेगा नहीं। और जो साइड बाय साइड कंसेप्ट है वो तो आपको देते ही रहेंगे, उसमें जुड़िए। और जो लोग बिल्कुल, इनको अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, जो लोग को BPSC देना हो, ADO देना हो, दरोगा आ गया हो देना हो, चाहे और, तो जो लोग पढ़े हुए हैं उसमें जुड़ जाइए, जुड़ने का एक बहाना है। और जो लोग ऐसे, तो फाउंडेशन बैच भी मेरा शाम में चल रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहा है 1 घंटा, उसमें जोड़िए। 1 साल का कोर्स है, उसमें बहुत चीज़ पढ़ा देंगे, बहुत चीज़। और इसमें कितनी सत्यता है, आप टीचिंग देखिए। और यही कहेंगे टीचिंग क्या देखना है, पढ़ाते पढ़ाते 25 वर्षों से यही सब हम कर रहे हैं। क्या पूछेगा ना पूछे सब हमको पता है, लेकिन आपके लिए हम नया हैं। चाहे आप हमको नहीं, जो जानते हो तो पढ़िए रहें, जो लोग हैं तो, लेकिन न जानने वाले को भी तो जनाना है। तो इसलिए आप इसमें जुड़िए। और नहीं तो फाउंडेशन और मेरा जो ऐसे चैनल है जिसका टोटल GS नाम है, उस ऐप पर सारा जो है से प्लेलिस्ट पर दिया हुआ है। और कोई ऐसा नहीं है 2 महीना रहना पर इसमें मात्र 200 रुपया फी लग रहा है। माने अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 199 आपको 2-2.5 महीना 1 घंटा पढ़ाएंगे। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको 2-2.5-3 महीना पढ़ाएंगे, वही 199। कुछ है तो नहीं, देखिए पढ़ के और समझिए जो कितना आपके लिए हम जॉब के लिए या ज्ञान के लिए कितना कारगर सिद्ध हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।